हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं धर्मेंद्र साहू स्वागत करता हूं आपका प्रथम नीट मास्टर क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, किसके बारे में डिस्कस किया था हमने, परसेंट मास या मास परसेंटेज के बारे में, कि किस तरह से फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक, आज हम डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में बेटा, इंपिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में। क्या होते हैं इंपिरिकल फार्मूला, क्या होते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला, और किस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो बिना समय वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ओके, तो हम देखना चाह रहे हैं कि इंपिरिकल फार्मूला या मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर आपको डिफाइन करना हो तो आप किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। क्या कहना चाह रहा है वो देखें। तो दो तरह के मैं जनरली क्या कर सकता हूँ, फॉर्मूले लिख सकता हूँ, है ना। पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं फिर आते हैं। या फिर क्या बोल रहा है, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड दैट गिव्स द प्रपोर्शंस, यानी कि रेशियोज ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड नॉट बट नॉट द एक्चुअल नंबर और अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। मतलब ये एक ऐसा फॉर्मूला है, ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो क्या रिप्रेजेंट करता है भाई, ये सिर्फ आपको क्या देगा, एक रेशियो बता देगा कि उस कंपाउंड में कौन कौन से एटम्स प्रेजेंट है और किस रेशियो में प्रेजेंट है। बट ये उसके एक्चुअल नंबर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन आपको नहीं देगा, किसी के बारे में भी एक्चुअल डेटा जो है वो इंपिरिकल फॉर्मूला नहीं देता है। ठीक है, चलिए फिर आया सेकंड, कौन सा हम पढ़ रहे हैं, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ये क्या होता है, द एक्सप्रेशन ऑफ द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स इन वन मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड। किसी कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल में प्रेजेंट जितने भी नंबर्स ऑफ एटम्स है ये उनको एग्जैक्टली रिप्रेजेंट कर देता है। चल, क्या कहना चाह रहा है, पॉइंट क्या है, पॉइंट यहाँ पर ये है कि ये प्रोपोर्शन बता रहा है, रेशियो बता रहा है, और ये एक्चुअल और ये नॉट द एक्चुअल नंबर, ये दो मेन कीवर्ड्स है बेटा यहाँ पे। ठीक है, और ये क्या बताता है आपका, एक्सप्रेशन ऑफ द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन वन फॉर्म। तो ये एग्जैक्टली आपको क्या दे देगा, नंबर ऑफ एटम्स जो है वो एग्जैक्टली बता देगा। चलिए शुरू करते हैं फिर से ही। हाँ भाई, एग्जाम्पल्स अगर हम देखें, जैसे अगर मैं आपको बोल दूं एसिडिक एसिड है आपके पास में, कौन सा एसिड है बेटा, एसिडिक एसिड है, तो ये हमने लिखा CH3COOH। ठीक है, अब मैं एक इसका कंडेंस अगर फॉर्मूला बनाऊं तो मैं क्या लिख सकता हूं, कार्बन है हमारे पास में कितने, 1 और 2, 2 कार्बन है, हाइड्रोजन हो गए 3 और 1 कितने हो गए 4, तो 4 जो है वो क्या हो गए हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन प्रेजेंट है आपके पास में कितने, 2। ये सारी चीजें समझ में आ रही होगी, इतनी सारी चीजें जो है वो आपको समझ में आ रही होगी, इस तरह से लिख सकता हूं मैं। चलो, अगर आपसे ये पूछ लेता कि या कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना है इसमें, तो आप बोलते कि कार्बन रेशियो हाइड्रोजन रेशियो ऑक्सीजन। ध्यान दीजिए, कार्बन रेशियो हाइड्रोजन रेशियो किसका, ऑक्सीजन का। तो कार्बन जो है वो कितना है 2 रेशियो, हाइड्रोजन जो है वो कितना 4 रेशियो, ऑक्सीजन जो है वो कितना है 2। यानी कि कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो जो है वो कितना है बेटा, 2:2 आ रहा है। तो आपने क्या करा, यहाँ से रेशियो निकाल दिया, आपने क्या करा, यहाँ से रेशियो निकाल दिया। अच्छा, और इस रेशियो को इजी कर दूं क्या, और अगर इस रेशियो को हम इजी करना चाहे तो और क्या लिख सकते हैं बेटा, 2 से डिवाइड कर दूं तो ये रेशियो 1:2:1 भी आ गया। और अगर 1:2:1 आ गया तो अब आप बोलोगे कि इसके अकॉर्डिंग तो इसका फॉर्मूला कुछ और ही आ जाएगा, फिर तो इसके अकॉर्डिंग इसका जो फॉर्मूला है वो तो कुछ और ही आ जाएगा। अब मैं ये चाह रहा हूं कि ये जो रेशियो हमने लिखा है, ये जो हमने क्या लिखा है बेटा, रेशियो, इस रेशियो के अकॉर्डिंग में फॉर्मूला बना। तो आप बोलोगे क्या रेशियो आ रहा है यहाँ पे, कार्बन हाइड्रोजन और कौन है, ऑक्सीजन। तो जब रेशियो के अकॉर्डिंग में फॉर्मूला लिखूं तो कार्बन 1 हो गया, हाइड्रोजन जो है वो कितना हो गया 2, और ऑक्सीजन जो है वो कितना हो गया बेटा 1 हो गया।
तो अब हमने क्या करा, रेशियो के अकॉर्डिंग इसका फॉर्मूला लिख दिया कि एग्जैक्टली कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस रेशियो में प्रेजेंट है। ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो क्या है, किस रेशियो में प्रेजेंट है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने क्या करा, इसको लिख दिया। चलो और देखिए कि एग्जांपल अगर मैं बात करूं किसके बारे में बेटा, ग्लूकोज के बारे में। ठीक है, अगर मैं बात करना चाहूं किसके बारे में, ग्लूकोज के बारे में, तो आपके पास में एक फॉर्मूला ये रहा, किसके बारे में डिस्कस करना चाह रहे हैं हम, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का बताया फॉर्मूला क्या लिखूंगा मैं, C6H12 और O जो है वो कितना लिखूंगा बेटा, 6। ये लिखोगे, C6H12 है और O जो है वो कितना लिखोगे बेटा, यहाँ पे 6 लिखोगे। अब आपको अगर बोल दे कि इसमें कार्बन हाइड्रोजन और क्या देख लो आप, ऑक्सीजन, किसको देख लो, कार्बन हाइड्रोजन और क्या देख लो आप, ऑक्सीजन देख लो। तो अगर मुझे रेशियो निकालना है कार्बन हाइड्रोजन और किसका, ऑक्सीजन का, तो क्या निकालोगे आप, रेशियो के फॉर्म में निकालोगे। अगर कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो, तो क्या आ जाएगा भाई, कार्बन जो है वो कितने हैं यहाँ पे, 6 है, तो आप बोलोगे 6:12 रेशियो कितना हो गया भाई, 6 लिख सकते हो इतना। तो ये जो है ये क्या हो गया आपके पास में, एग्जैक्टली रेशियो आ गया किसका, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो आ गया। अब इस रेशियो के बेस पर आप क्या कर सकते हैं, इस रेशियो के बेस पर अगर आप करें तो और इसको इजी कर सकते हो भाई। रेशियो का मतलब कितने से भी डिवाइड कर सकता हूं, लेकिन डिवाइड सभी में करना है। तो अगर मैं 6 से डिवाइड कर दूं तो और इजी रेशियो जो है वो आ जाएगा 1:1। और इजी जो रेशियो है बेटा वो कितना आ गया आपके पास में, 1:1 रेशियो आ गया। और इस 1:1 रेशियो के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, इस 1:1 रेशियो के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, तो अब मैं फॉर्मूला लिखूं इसका, तो क्या लिखूंगा, कार्बन 1 रेशियो में, हाइड्रोजन जो है वो उसका रेशियो कितना हो गया 2, और ऑक्सीजन जो है वो कितना आ गया है 1। कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो लिखा मैंने, तो वो कितना आ गया, CH2 1 आ गया है। मतलब क्या है, चलो यहां पे भी मैंने क्या करा, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो निकाला। ये यहाँ पे भी मैंने क्या करा, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो निकाला, और कुछ भी नहीं करा है। हमने ये कर दिया कि रेशियो निकाला और उस रेशियो के अकॉर्डिंग जो हमारे पास चीजें आ रही है उसका भी हमने क्या करा, फॉर्मूला लिख दिया। और तो ये वाला जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं यहाँ पर जो आ रहा है ये CH3COOH, ये, और यहाँ पे जो है वो हमारा क्या है, ग्लूकोज वाला फॉर्मूला, ये वाला जो लिख रहे हैं हम। तो ये फार्मूला जो है वो क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं आपके मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और ये वाले जो फॉर्मूला है CH2OH, और ये वाला जो फॉर्मूला लिखा हमने CH2OH, ये दोनों जो फॉर्मूला कहलाते हैं वो कहलाते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा, एम्पिरिकल फॉर्मूला कहलाते हैं। अब आते हैं, देखो यहां से अगर मैं देखूं कि CH2OH है, मतलब मुझे सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि जो कंपाउंड में मॉलिक्यूल्स का, वो मॉलिक्यूल या कंपाउंड्स में एक तो कार्बन एटम प्रेजेंट है और एक एटम प्रेजेंट है कौन सा, हाइड्रोजन, और एक एटम प्रेजेंट है ऑक्सीजन। मतलब इंपिरिकल फॉर्मूला क्या क्या इंफॉर्मेशन मुझे दे सकता है किसी मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स के बारे में, हम वो डिस्कस करें। तो हमने बोला कि यहाँ पे रेशियो दिख रहा है आपको, तो आपने क्या बोल दिया यहाँ पे कि कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन। मतलब ये आपको क्या बता देगा, ये आपको कौन कौन से एटम प्रेजेंट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। कौन कौन से एटम जो है वो क्या है बेटा, प्रेजेंट है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है। प्लस और क्या दिख रहा है हमें कि यहां पर अगर आप देखें तो रेशियो भी दिख रहा है। किस रेशियो में प्रेजेंट है, ये 1:1 में रेशियो में प्रेजेंट है। मतलब 1:1 रेशियो में प्रेजेंट है। मतलब क्या दे रहा है आपको, दो इंफॉर्मेशन दे दी इसने। कितनी इंफॉर्मेशन दे दी इंपिरिकल फॉर्मूला ने किसी भी मॉलिक्यूल के बारे में, दो इंफॉर्मेशन। एक हम बोल रहे हैं कि कौन कौन से एटम प्रेजेंट है, और दूसरा वह एटम जो है वो किस रेशियो में प्रेजेंट है। क्या बोल रहा हूं मैं, किस रेशियो में प्रेजेंट है। ठीक है, तो अगर हमने एसिडिक एसिड का फॉर्मूला लिखा, कौन सा, इंपिरिकल फॉर्मूला है ना, ये वाला जो फॉर्मूला आया है बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो एसिडिक एसिड का जो इंपिरिकल फॉर्मूला है उसमें आपको कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये सारी इंफॉर्मेशन मिल गई।
और ये वाला जो है ये इसका क्या है, ये इसका होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो एक हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख दिया और एक हमने क्या लिख दिया, एम्पिरिकल फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है। अब देखो ग्लूकोज का भी तो हमने एम्पिरिकल फॉर्मूला बनाया, तो ग्लूकोज में भी तो हमें ये पता चल गया कि उसमें क्या प्रेजेंट है, उसमें प्रेजेंट है कार्बन, उसमें प्रेजेंट है हाइड्रोजन और उसमें प्रेजेंट है ऑक्सीजन। मतलब आपको ये पता चल गया कि कौन कौन से एटम्स जो है वो ग्लूकोज में प्रेजेंट है बाय और विद द हेल्प ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला। लेकिन अगर आप इसका फॉर्मूला देखो CH2O है और यही का यही एम्पिरिकल फॉर्मूला तो इसका भी आ रहा है, किसका, एसिडिक एसिड का भी फॉर्मूला आ रहा है, और एक ग्लूकोज के लिए लिखा हमने तो उसका भी फॉर्मूला जो है वो एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम ही आ रहा। ये जो हमने लिखा है ये क्या है बेटा, ये ग्लूकोज के लिए क्या है, एम्पिरिकल फॉर्मूलाज। ये जो हमने लिखा है ये क्या है, ग्लूकोज के लिए एम्पिरिकल फॉर्मूला है, और ये जो हमने लिखा है ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ये ग्लूकोज का जो है वो क्या है बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अब दोनों में डिफरेंस आपको आसानी से समझ में आएगा। देखें तो इंपिरिकल फॉर्मूला मुझे सिर्फ ये इंफॉर्मेशन देता है किसके बारे में, रेशो के बारे में, प्रोपोर्शंस के बारे में, कि उस कंपाउंड्स में कितने एलिमेंट्स जो है वो प्रेजेंट है किस रेशो में, कंपाउंड में एलिमेंट प्रेजेंट है किस रेशो में, बट नॉट द एक्चुअल नंबर। भाई मुझे ये नहीं पता कि यहाँ पे इसमें अगर मैं बोलूं एसिडिक एसिड में, ये वाला हमारे पास जो एसिडिक एसिड है इसमें आपको ये नहीं पता ना कि कार्बन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, नंबर ऑफ एग्जैक्टली एटम्स या एलिमेंट्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता है कौन, एम्पिरिकल फॉर्मूला। किसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, एग्जैक्टली नंबर ऑफ एटम्स के बारे में, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप देखो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको एग्जैक्टली नंबर दे रहा है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो क्या है, एग्जैक्टली कंटेंट या एग्जैक्टली नंबर बता रहा है आपको कि एसिडिक एसिड में ये कार्बन कितने हो गए, 2, हाइड्रोजन हो गए कितने, 4, और ऑक्सीजन जो है वो कितने हो गए हैं, 2, ठीक है। एग्जैक्टली नंबर कौन प्रोवाइड करता है आपको, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूले में आप एग्जैक्टली नंबर फाइंड आउट करोगे, इंपिरिकल फार्मूले में आप एग्जैक्टली नंबर फाइंड आउट नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब देखो ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है इसे हम बोलते हैं ट्रू फार्मूला। क्या बोल सकता हूं बेटा इसे, मॉलिक्यूलर फार्मूले को एक और नाम में क्या दे सकता हूं, ट्रू फार्मूला। व्हाई ट्रू फार्मूला हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये एग्जैक्टली सही वैल्यू दे रहा है कि कितने एटम प्रेजेंट है किसी में भी। नहीं तो आप देखो ये वाला इंपिरिकल फार्मूला, तो ये इंपिरिकल फार्मूला तो हमारा एसिडिक एसिड का भी आया और यही का यही इंपिरिकल फार्मूला आपका ग्लूकोज का भी आया है। वही का वही फार्मूला आपका किसका आया बेटा, ग्लूकोज को भी आया। मतलब एग्जैक्टली आप नहीं बता सकते ना कि कौन है, आपको सिर्फ इंपिरिकल फार्मूले में रेशो पता चल रहा है। तो इसलिए मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है उसको हमने क्या बोल दिया, ट्रू, क्योंकि ये ट्रू वैल्यू दे रहा है, एग्जैक्टली काउंट करके या एग्जैक्टली नंबर बता रहा है कि कार्बन कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं और ऑक्सीजन कितने नंबर में कितने रेशियो में प्रेजेंट है। चलिए, तो अगर मैं बोलूं कि इंपिरिकल फॉर्मूला किन्हीं दो मॉलिक्यूल्स या किन्हीं दो कंपाउंड्स के लिए क्या सेम हो सकते हैं, इंपिरिकल फॉर्मूला क्या किन्हीं दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स के क्या सेम हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं ना। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ध्यान रखें, कभी भी दो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसी अलग अलग कंपाउंड के सेम नहीं होंगे, लेकिन एक से अधिक तरह के कंपाउंड्स के इंपिरिकल फॉर्मूला क्या हो सकते हैं बेटा, सेम हो सकते हैं। एक से अधिक कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो क्या हो सकते हैं बेटा, सेम हो सकते हैं। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस में ये थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। चलिए मेन लॉजिक पे आते हैं इसमें कि अब आप क्या कर सकते हैं, इसमें क्या चेंज कर सकते हैं या क्या काम की चीजें हैं। देखें तो अगर आपके पास में इंपिरिकल फॉर्मूला है तो आप इंपिरिकल फॉर्मूला बनाए कैसे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से। तो आपने एक रेशियो लिया और उस रेशियो को पर्टिकुलर डिवाइड करते करते ले गए। तो जो चीजें डिवाइड करी है आपने जिससे, जैसे यहाँ पे हमने बोल सकता हूँ कि मैंने डिवाइड कर दिया होगा कितने से, 2 से, तो 2 से डिवाइड करने पर ये रेशियो आ गया। जैसे यहाँ पर हमने डिवाइड किया है बेटा किससे, 6 से, कि 6 से डिवाइड करने पर ये हमारी चीजें आ चुकी है।
तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर आपके पास में एम्पिरिकल फॉर्मूला है, अगर आपके पास में एम्पिरिकल फॉर्मूला है और उस एम्पिरिकल फॉर्मूले में आप एक पर्टिकुलर डिजिट, एक पर्टिकुलर संख्या का अगर आप मल्टीप्लाई कर दें, कौन सी संख्या, जिसको आपने पहले क्या करा, डिवाइड किया, अगर आप उसी को वापस मल्टीप्लाई भी कर दो, तो यहां में अगर मल्टीप्लाई बाय कर दूं कितने से, यहां में अगर वापस मल्टीप्लाई कर दूं बेटा कितने से, 2 से, तो क्या ये इंपिरिकल फॉर्मूला कन्वर्ट हो गया हमारे पास में मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में? क्या ये इंपिरिकल फॉर्मूला कन्वर्ट हो चुका है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में? तो बोलोगे हाँ सर, कन्वर्ट तो हो ही चुका है ना। मतलब मुझे एक पर्टिकुलर डिजिट की सहायता, देखे यहाँ भी देखे ग्लूकोज है, अब ग्लूकोज का इंपिरिकल फॉर्मूला, अब आपने क्या करा, डिवाइड किया, है ना, तो आपने एक पर्टिकुलर डिजिट से डिवाइड किया, तो आप मॉलिक्यूलर से कहाँ पहुंच गए बेटा, इंपिरिकल में। अगर आप इन्हीं इंपिरिकल फॉर्मूले में एक पर्टिकुलर डिजिट को मल्टीप्लाई कर दें, अगर आप इन्हीं मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में एक पर्टिकुलर डिजिट को मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या होगा, क्या आप वापस वहीं पहुंच जाओगे? जैसे यहां से यहां आने पे हमने क्या करा है, इसमें डिवाइड किया है ना, यहां से यहां आने में हमने क्या किया है, डिवाइड किया, कितने से, 6 से। तो अगर इस इंपिरिकल फॉर्मूले में हम मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से बेटा, 6 से, तो जैसे ही हमने 6 से मल्टीप्लाई किया, इंपिरिकल फॉर्मूला कन्वर्ट हो गया होगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में। जैसे ही हमने 6 से मल्टीप्लाई किया, कितने से मल्टीप्लाई करना है बेटा में, 6 से, तो जैसे ही हमने 6 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या इंपिरिकल फॉर्मूला जो है वो कन्वर्ट हो गया होगा किसमें, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में। ठीक है, किसमें कन्वर्ट हो गया, आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में। यानी कि आपको एक डिजिट, आपको एक नंबर की जरूरत है, और उस नंबर की हेल्प से आप इंपिरिकल को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कन्वर्ट कर सकते हैं। उस डिजिट की हेल्प से आप इंपिरिकल फॉर्मूला को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब इंपिरिकल फॉर्मूला इज इक्वल्स टू n इंटू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या मैं लिख सकता हूं भाई इसको, कि इंपिरिकल फॉर्मूला इक्वल्स टू, क्या लिख दूं मैं, n इंटू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। चलिए, तो अब इसके फॉर्मूले कुछ लिखना शुरू करते हैं। तो हमें क्या चाहिए, इंपिरिकल फॉर्मूला। अगर इंपिरिकल फॉर्मूला है तो आप क्या निकाल सकते हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते हो। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए आपने क्या किया, एक पर्टिकुलर डिजिट का क्या किया, मल्टीप्लाई। तो इंपिरिकल फॉर्मूला में 2 का मल्टीप्लाई करूं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया एसिडिक एसिड का। एम्पिरिकल फॉर्मूले में 6 का मल्टीप्लाई किया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया। मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू, बोलो भाई फटाफट क्या लिखूं। तो अगर मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चाहिए तो मैं क्या करूंगा, तो मैं लिख सकता हूं यहां पर कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू, क्या लिख सकता हूं बेटा मैं यहां पर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल्स टू n इंटू, क्या लिखूंगा, n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। अगर आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला पता है तो उसमें एक पर्टिकुलर डिजिट का आप मल्टीप्लाई कर दें, और उस एक पर्टिकुलर डिजिट का अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप कहां पहुंच जाएंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप आसानी से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमें जरूरत पड़ेगी किसकी बेटा, n की, कि ये n आखिर हम निकाले तो कैसे निकाले। तो देखो यहां से अगर मैं n के बारे में बात करूं तो मैं बोल सकता हूं n को ये रख दूं, तो यहां पर क्या हो गया, यहां पर मैंने लिखा ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्या लिख सकता हूं मैं इसको, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिवाइडेड बाय जो है वो क्या हो गया, इंपिरिकल फॉर्मूला। डिवाइडेड बाय जो है वो क्या आ गया आपका, इंपिरिकल फॉर्मूला आ गया। अब n जो है वो मुझे क्या देखना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर नंबर निकालने के लिए n जो है वो मुझे क्या करना है, एक पर्टिकुलर नंबर निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे एक पर्टिकुलर डिजिट की जरूरत पड़ेगी ना। तो फॉर्मूले से काम नहीं चला, आप क्या करो, उसके मॉलिक्यूलर मास निकाल लो। आप क्या कन्वर्ट कर लो इसका, मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास। तो हम इसमें क्या लिख रहे हैं आगे, इजिकल्स टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास निकाल लिया हमने। ठीक है, क्या निकाल लो आप बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास निकाल लो। मजे नहीं आ रहे, ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास निकाल लें आप। यहां पर भी डिवाइड कर दें हम किससे, एम्पिरिकल
एम्पिरिकल फॉर्मूला मास से। तो इस तरह से आप क्या निकाल सकते हो, एन की वैल्यू निकाल सकते हो। और ये आपको सारी चीजें गिवन होगी ना, ये जो है ये क्या होगी बेटा, ये आपको सारी वैल्यू जो है वो क्या होगी, गिवन होगी कि किस तरह से आप निकाल सकते हो। इंपिरिकल फॉर्मूला तो आपको हर हाल में क्या करना पड़ेगा, निकालना ही पड़ेगा, है ना। और मोलिकुलर मास या मोलिकुलर फॉर्मूला मास दोनों एक ही बात है। पहले मोलिकुलर मास या मोलिकुलर फॉर्मूला मास जो है वो या तो आपको गिवन होगा, या फिर अगर वो नहीं गिवन है तो वेपर डेंसिटी गिवन होगी। क्या गिवन होगी बेटा, वेपर डेंसिटी गिवन है ना। तो फिर आप उससे भी मोलिकुलर मास निकाल सकते हैं। क्या होता है हमारा मोलिकुलर मास इक्वल टू, बताया था ना, 2 इंटू क्या होती है, वेपर डेंसिटी। अगर इतना कुछ नहीं है तो फिर आपको क्या गिवन होगा बेटा, फिर आपको गिवन होगा वेपर डेंसिटी। तो 2 इंटू क्या कर दें आप, वेपर डेंसिटी। इतना कुछ या इससे ज्यादा टफ वाली चीजें नहीं होती है ना, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछता है वो, ठीक। तो इन 3 फॉर्मूले को आपको जनरली क्या पड़ेगी, आवश्यकता जरूरत पड़ेगी अगर आप इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो, ठीक है। और नहीं तो आप इससे भी इजी वे में आप कर सकते हैं। हमें क्या है देखें, तो हमने क्या बोला है बेटा, हमने बोला है कि ये जो कंपाउंड है, क्या बोला हमने, ये जो कंपाउंड आया था कौन सा हमारा इंपिरिकल फॉर्मूला, ये तो रेशो ही तो था। ये जो कंपाउंड है ये क्या है, इंपिरिकल फॉर्मूला जो है ये क्या आया आपका, एक रेशो ही तो था। तो इस रेशो की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, एक ट्रिक बना सकते हैं सीधे, ठीक है। कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल्स कंपाउंड में अगर प्रेजेंट है तो क्या हो सकता है, आपको रेशियो ही तो निकालना है। और रेशियो अगर मास गिवन है तो रेशियो कैसे निकालोगे, मोल्स का रेशियो निकाल लो। मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो कुछ नहीं बेटा, क्या है, मोल का रेशियो होता है, ठीक है। किसी भी कंपाउंड का क्या होगा, मोल का रेशियो होगा। अब मोल का रेशियो जो है वो किस पर डिपेंड करेगा, मोल्स का रेशियो जो है वो किस पे डिपेंड करेगा, क्योंकि हमें तो क्या निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स निकालना है। हमें तो जो है वो किसकी वैल्यू चाहिए, नंबर ऑफ एटम्स की वैल्यू चाहिए ना, तभी तो आप उसका एग्जैक्टली रेशियो निकाल सकते हो, ठीक है। तो आप क्या करो, उसका रेशियो निकाल लो। अब देखना रेशियो कैसे निकाल सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि मास परसेंट निकाल लूं मैं, किसी भी एक एलिमेंट का निकाल लो। जैसे अगर मैं आपको क्वेश्चंस गिवन हो, है ना, जैसे अगर आपको क्या गिवन हो बेटा, क्वेश्चंस गिवन हो कि आपको कोई भी एक मॉलिक्यूल्स है ना, मैं जनरल मॉलिक्यूल ले लेता हूं, इन मॉलिक्यूल्स ए एक्स बी वाई, ठीक है, ए एक्स बी वाई ले लिया आपने एक मॉलिक्यूल। अब इस मॉलिक्यूल्स के बारे में अपन सारी बातें करते हैं। चलो, तो हमने प्रीवियस लेक्चर में सीखा था बेटा किसको, मास परसेंटेज को। तो अगर आप यहाँ पे लिखना चाहें, क्या लिखना चाहोगे, मास परसेंट ऑफ ए, तो इस ए एलिमेंट का जो मास परसेंट है वो कैसे लिखोगे आप? इस ए एलिमेंट का अगर मुझे मास परसेंट लिखना हो तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे मोलिकुलर मास निकाल लो, ठीक है। ठीक है, तो हमने क्या करा, इसका मोलिकुलर मास लिखा, किसका, ए एक्स बी वाई का क्या लिखा आपने, मोलिकुलर मास लिखा। तो हमने क्या लिखा बेटा यहाँ पर, मोलिकुलर मास किसका, ए एक्स बी वाई। तो परसेंट निकालता हूं तो मैं इंटू कर दूं कितने से, 100 से। फिर हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ एटम्स, एटोमिसिटी चाहिए, इनटू मॉलिक्यूलर मास। लेकिन किसका लिखूंगा मैं, एटम्स का, माइनस नहीं है ना, किसका लिखूंगा मैं, एटम्स का मास ही तो लिखूंगा। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे देखो शॉर्ट में, मास ऑफ ए, ए का मास, और नंबर लिख रहा हूं मैं किसके, ए के। तो एन ए जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ एटम्स किसके, ए के। एम ए जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मास किसका, ए एटम्स का मास है। तो ये आपने लिखा है किसके लिए, ये ए के लिए लिखा, ठीक है। चलिए दूसरे के लिए लिखूं मैं, तो अगर मुझे दूसरे के लिए लिखना हो तो मैं लिख सकता हूं मास परसेंट ऑफ दूसरा एलिमेंट जो है वो कौन सा है, बी है। तो फिर मैं लिखूंगा एन बी इंटू एटोमिक मास किसका, बी का, डिवाइडेड बाय क्या हो गया, मोलिकुलर मास किसका, ए एक्स बी वाई, इंटू क्या हो गया बेटा, 100, ठीक है। अब हमने क्या बोला, इंपिरिकल फॉर्मूला जो है वो तो सिंपली रेशियो है। इंपिरिकल फॉर्मूला जो है वो क्या है बेटा, रेशियो है।
तो अगर भाई अगर रेशो है तो क्या इन दोनों का रेशो ले सकता हूं मैं, तो रेशो ले सकते हो। तो अगर इन दोनों का हम रेशो ले ले तो क्या बोलूंगा फिर मैं, हम लिख सकते हैं मास परसेंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय, हम क्या लिख सकते हैं बेटा, मास परसेंट ऑफ बी लिख सकते हैं। और इक्वल में कर दूं मैं तो ये और ये सब तो क्या हो गए, कैंसिल ही हो गए। क्या बचा आपके पास में, सिर्फ क्या बचा ऊपर, ए नंबर ऑफ एटम्स किसके, ए के, इंटू मोलिकुलर मास, इंटू क्या बचा बेटा, मोलिकुलर मास बचा है किसका, मोलिकुलर मास ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एटम्स किसके, बी के, इंटू मोलिकुलर मास किसका, बी का। ठीक है, अब आप शॉर्ट में लिखें इसको, मास परसेंटेज किसके, ए के, तो हम क्या निकालेंगे, हमें जरूरत पड़ेगी किसकी, नंबर ऑफ एटम्स की, रेशियो की। तो अगर मुझे नंबर ऑफ एटम्स निकालना है तो शॉर्ट में मैं लिख दूं एन ए और रेशियो किसका, एन बी का। तो एन ए और एन बी को यही रहने दो। यहां पे हो गया आपका क्या, मास परसेंट ऑफ ए का क्या हो गया, मास परसेंट ए, इनटू मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास लिखूंगा मैं किसका, बी का, डिवाइडेड बाय जो है वो क्या हो गया बेटा, मास परसेंट ऑफ बी इनटू मॉलिक्यूलर मास जो है वो किसका आ जाएगा, यहाँ पर ए का आ जाएगा। तो ये आपका शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूला हो गया, जिसकी हेल्प से आप सारी चीजों को क्या कर सकते हो बेटा, इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, है ना, जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, सारे फॉर्मूलाज जो है वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को ध्यान में रखें, आप इजीली क्वेश्चंस जो है वो क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। चलिए अब इसमें मैं लिख देता हूं कि कौन कौन सी चीजें क्या रिप्रेजेंट कर रही है, कौन कौन सी चीजें जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है आपके ना। चल, तो एन ए जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एन ए जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ए, यानी कि ए के रिस्पेक्ट में किसकी बात कर रहा है बेटा, वो एटोमिसिटी की, है ना, ए के रिस्पेक्ट में किसकी बात कर रहा है, वो एटोमिसिटी की, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स मतलब एटोमिसिटी। एन बी जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, किसकी बात कर रहे हैं हम, एन बी की बात कर रहे हैं। एन बी जो है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा बेटा, तो यहाँ पर एन बी जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ एटम्स, किसके लिए है ये, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ बी, मतलब बी के रिस्पेक्ट में क्या बोल रहा है वो, एटोमिसिटी, बी के रिस्पेक्ट में एटोमिसिटी। एम ए जो है वो मैं बोल रहा हूँ क्या, एटॉमिक मास, कोई भी एक एटम्स होगा, उस एटम का क्या होगा बेटा यहाँ पर, एटॉमिक मास, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है एटॉमिक मास ऑफ ए। और एम बी जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है क्या बेटा, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास ऑफ बी। ठीक है, बाकी फिर आपको क्वेश्चंस में गिवन होगा मास परसेंटेज क्या है। ठीक है, तो आप इस ट्रिक की सहायता से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि आपको हर बार क्या निकालना है, रेशियो ही निकालना है ना। अगर सिर्फ इंपीरिकल फॉर्मूला पूछे, किस्मत अच्छी है तो, ठीक है, नहीं तो फिर आप क्या करें, नहीं तो फिर अगर मोलिकुलर फॉर्मूला पूछा है तो फिर तो आपको पूरा ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, पूरा ही आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलिए, अब जितनी भी थ्योरी थी रिलेटेड टू द इंपीरिकल्स एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज, वो हमारी क्या हो चुकी है बेटा यहाँ पे, कंप्लीट। ठीक है, जितने भी आपसे पूछ सकता है वो जितने भी कंसेप्ट हैं वो सभी के सभी हमने यहाँ पर कवर कर लिए हैं। चलिए तो शुरू करें हैं क्वेश्चंस। चलिए देखिए क्वेश्चन, तो ट्राई टू सॉल्व इट, वीडियो को पॉज करें और पॉज करके इसको क्या करें, सॉल्व करने की कोशिश करें कि किस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व आप ही को करना है। चलो बेटा हो गया, चलो तो आइए सोल्व करके देखते हैं इसको कि एग्जैक्टली इसका क्या आंसर आ सकता है। ठीक है, तो क्या दिया है उसने आपको, क्या दिया है बेटा उसने आपको, तो उसने दिया है मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ कंपाउंड, और वो भी कितना है, 70 एंड देयर एम्पिरिकल फार्मूला इज CH2, उसका एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो कितना दिया है, CH2। क्या चाह रहा है वो आपसे,
व्हाट विल बी इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, आपसे पूछ रहा है वो कि आखिर इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के लिए हमें पता है, क्या पता है हमें, हमें ये पता है कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल्स टू एन इनटू क्या होता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो जब इसने एम्पिरिकल फॉर्मूला दे ही दिया है तो आपको सिर्फ एक ही वैल्यू फाइंड आउट करना है, किसकी, एन की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलो मान लिया। अब एन की वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट करना है तो एन का क्या फॉर्मूला है, एन का फॉर्मूला हमने देखा था या तो वेपर डेंसिटी गिवन हो, जरा, और वेपर डेंसिटी नहीं गिवन है तो मॉलिक्यूलर मास तो गिवन है यहाँ पर। तो हमें क्या चाहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का मास ही तो चाहिए था। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड करता हूं मैं तो हमारे पास में एक वैल्यू आती है जिसको हम क्या बोलते हैं, एन। फिर उस एन में आपको क्या करना है, एम्पिरिकल फॉर्मूले में मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। चलिए, अब इंपिरिकल फॉर्मूला मास मुझे निकालना है। तो इंपिरिकल फॉर्मूला मास जो है वो कितना होगा, इंपिरिकल फॉर्मूला है आपके पास में कितना बेटा, CH2। और अगर CH2 है, CH2 है तो फिर क्या हो गया इसके लिए, कार्बन 12 और 2 हाइड्रोजन के लिए कितना हो गया, 2, मतलब इसका मास आ गया कितना, 14। ठीक है, मास जो है वो कितना आ गया बेटा, 14 आ गया। चलिए, तो एन की वैल्यू निकाल सकते हो यहाँ से, ये गिवन है आपको कितना, 70, और इंपिरिकल फॉर्मूले का मास आ गया कितना, 40। तो 70 डिवाइडेड बाय कितना हो गया, 40, डिवाइड कर दो। तो यहां से आपके पास में वैल्यू आएगी किसकी, एन की। और अगर मेरे पास एन की वैल्यू है तो हम इजीली किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या करना है मुझे, एन का मल्टीप्लाई ही तो करना है। तो एन की वैल्यू आ गई आपके पास में कितनी, 5। 5 में अगर हम मल्टीप्लाई कर दें किसका, CH2 का, क्योंकि एम्पिरिकल फॉर्मूलाज जो है वो आपको गिवन है यहाँ पर, कितना गिवन है आपको, ये 70। चलिए, फॉर्मूला सॉरी, फॉर्मूला गिवन है आपको कितना, CH2 है ना, वो क्या है उसका मॉलिक्यूलर मास गिवन था। चलो, हाँ, 5 का इंटू करूँ, पहले एक कार्बन था, 5 का इंटू कर दूंगा तो ये हो जाएगा कितना, C5। फिर H2 है, तो फिर H2 है तो 2 5 का कितना हो गया, 10। यानी कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होगा वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा C5H10। तो C इज अ करेक्ट ऑप्शन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, कोशिश कीजिए और सॉल्व करने की भी कोशिश, इसको अपन थोड़ा सा डिटेल में कर लेते हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है सबसे ज्यादा, यानी कि टाइम कंज्यूमिंग वाला, सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग करने वाला, अगर वो मैक्सिमम आपसे कुछ पूछ सकता है तो वो यही क्वेश्चन है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछ पाएगा वो, है ना। अगर मैक्सिमम आपसे वर्क करवाना है तो वो इतना कुछ जो है वो क्या कर सकता है बेटा, पूछ सकता है, इससे ज्यादा आपके नीट लेवल में नहीं आते हैं ना। तो इतना भी आ गया तो बहुत बड़ी बात है, नहीं तो जनरली वो क्या पूछ लेता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला, और आप सिर्फ एम्पिरिकल फॉर्मूले को करो और उससे काम हो जाते हैं। ठीक है, तो जनरली जो पूछता है वो क्या पूछता है, वो एम्पिरिकल फॉर्मूला ही पूछ लेता है। इसके बाद में आपको कोई इतनी जरूरत नहीं। चलो, क्वेश्चंस पढ़ लिया होगा मेरे ख्याल से आपने, और क्वेश्चंस पढ़ने के बाद में हम देखते हैं कि इसमें अब क्या कर सकते हो। देखो क्या कह रहा है वो कह रहा है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें 49.3% कार्बन है। कितना कार्बन है भाई, 49.3% जो है वो कार्बन है, और 6.84% जो है वो क्या है, हाइड्रोजन। 6.84% क्या दिया है आपको, हाइड्रोजन दिया है, और दिया है आपको वेपर डेंसिटी, और वेपर डेंसिटी गिवन है कितनी आपको, 73 गिवन है। क्या फाइंड आउट करवाने की चाह है उसकी, वो आपसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करवाना चाह रहा है। कैसे करेंगे, ठीक है। तो पहली चीज आप इसमें ये देखो बेटा कि डेटा जो गिवन है, डेटा आपको किस में गिवन है, परसेंट में गिवन है।
अगर कोई भी चीज अगर कहीं भी कोई भी चीज परसेंट में है तो मैं टोटल कितना लूंगा 100%। यानी कि अगर आपको डेटा परसेंट में, तो पहले आप ये चेक कीजिए कि गिवन डेटा जो है वो सफिशिएंट है या नहीं है। मतलब परसेंट अगर आप दोनों को जोड़े तो क्या 100 आ रहा है, नहीं दिख रहा। मैं यहाँ से कहीं भी आपको 100 तो नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि 100 करने के लिए कुछ और चीजों को आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें ऐड करना पड़ेगा। कुछ और चीजों को मुझे इसमें 100 करने के लिए ऐड करना पड़ेगा। तो 100 में से इन दोनों परसेंट के सम को मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास वो परसेंटेज आ जाएगा जो मिसिंग है। ठीक है, मेरे पास वो परसेंट आ जाएगा जो मिसिंग है। अब वो जो मिसिंग परसेंटेज है वो किसी न किसी एलिमेंट्स का तो होगा ही, क्योंकि कंपाउंड तो हमारा 100% ही होगा, तभी तो आप फॉर्मूला बना सकते हो उसका। तो आप अगर देखते हो, ये दिमाग में लगा लो कि यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन तो 2% ही है, एक जो है वो किसका एक्स्ट्रा दिख रहा है ऑप्शंस में आपको, ऑक्सीजन का। यानी कि रिमेनिंग जो है वो क्या होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन होगा। और नहीं तो आप हमेशा ऑक्सीजन ही मानकर चलेंगे। ठीक है, तो ऑक्सीजन का परसेंट नहीं गिवन है तो मैं ऑक्सीजन का परसेंट निकाल सकता हूँ। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे 100 में से माइनस करना पड़ेगा किसको, 49.3 प्लस 6.84 को। ठीक है, अगर आप इसको माइनस कर दोगे तो फिर आपकी वैल्यू आ जाएगी, और वो एलिमेंट जो होगा जिसका परसेंटेज आपको गिवन नहीं है, वो एलिमेंट कौन सा हो गया बेटा, ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी लगभग 43.86। किसके बराबर आ गई वैल्यू, 43.86। चलो, तो सबसे पहले तो हमने ये देखा यहाँ पे कि क्वेश्चन जो गिवन है वो कंप्लीट है या नहीं है। अगर यहां से पता चल जाए तो अब इसके बाद में क्या करना है, देखें इसके बाद में कॉलम बनाया। अभी हम ये क्वेश्चन डिटेल में कर रहे हैं, इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक से इजीली सॉल्व कर सकते हैं, है ना। शॉर्ट ट्रिक से आप इजीली क्या कर सकेंगे, इसको फिर सॉल्व भी कर सकते हैं। चलो, तो ये हम यहाँ लिख देते हैं किसको, सीरियल नंबर्स को। तो पहला सीरियल नंबर, हाँ क्या करेंगे हम यहाँ पे, सीरियल नंबर। दूसरा, जो भी आपको परसेंट गिवन हो, मास गिवन हो, है ना, या फिर आपको गिवन हो रेशियो, कुछ भी गिवन हो आप उसको यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, इसके बाद में आप क्या देखोगे कि कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है। ठीक है, कौन से एलिमेंट जो है वो प्रेजेंट है। तो गिवन जो कंपाउंड्स होगा वो किसी ना किसी एलिमेंट से मिलकर बना होगा। और एलिमेंट के बाद में मैं लिख रहा हूँ परसेंटेज इसका। टोटल हमें कितने एलिमेंट दिख रहे हैं, 3 हो गए भाई। कार्बन और हाइड्रोजन का गिवन था, और एक हमने और फाइंड आउट किया किसका, ऑक्सीजन का। तो आपके पास में टोटल डेटा जो है वो एलिमेंट का, वो कितने एलिमेंट का है बेटा, 3 एलिमेंट का। चलिए, तो एलिमेंट 3 में से क्या क्या है, क्या क्या सीक्वेंस लिख लूं मैं। तो पहला आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या, कार्बन है, फिर जो है वो कौन है, हाइड्रोजन है, और तीसरा जो है वो कौन है, ऑक्सीजन है। कितने एलिमेंट आ गए आपके पास में, 3, कार्बन हाइड्रोजन और क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया। इसका परसेंटेज गिवन है क्या, हाँ गिवन है। क्या परसेंटेज गिवन है, परसेंट ऑफ कार्बन गिवन है 49.3%, और हाइड्रोजन का गिवन है 6.84%, और ऑक्सीजन का हमने निकाला 43.86। ये परसेंटेज आ गया। अब हमने बोला था कि जो भी फॉर्मूला मास होते हैं या फॉर्मूला होता है वो बेसिकली मोल का ही तो रेशियो होता है, और मोल जो है उसके लिए हमें क्या देखना है, इसके लिए तो आपको देख लो जो भी परसेंटेज गिवन हो उसको आप डिवाइडेड कर दो किससे, एटॉमिक मास से। उसे हम अगर डिवाइड कर दे किससे बेटा, एटॉमिक मास से, तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना है 12, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, ऑक्सीजन का भी क्या ले लिया आपने, एटॉमिक मास। तो गिवन जो परसेंट है अगर हम उसको डिवाइड कर दे उसके एटॉमिक मास से, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, उनका रेशियो आ जाएगा, है ना। मास रेशियो बोल सकते हैं या जो भी हो गिवन। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, रेशियो। रेशियो निकालने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, परसेंट डिवाइडेड बाय क्या कर रहे हैं हम, एटॉमिक मास। जो भी एलिमेंट है उन एलिमेंट्स के एटॉमिक मास को क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं। चलिए, है ना, तो यह डिवाइड करना शुरू कीजिए। तो ये आ रहा है आपका 49.3 डिवाइडेड बाय कितना है 12। ये आ गया आपके पास में 6.84।
ठीक है भाई। अब आप इनको क्या करें, डिवाइड करना शुरू करें। ठीक है, इनको जब आप डिवाइड करना शुरू करोगे तो अब वैल्यू आना शुरू होगी किसकी, रेशियो की एक तरह से। अब आप इसमें ये ध्यान रखें कि 0.23 का फर्क आ रहा है तो आप उसको निगलेक्ट कर सकते हो, नगण्य मान सकते हो ना, यानी कि उसको छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ना। मतलब 2.8 आ रहा है तो यू कैन सिलेक्ट 3, अगर 1.2 आ रहा है तो आप 1 मान सकते हो, इस तरह से। ठीक है, तो राउंड ऑफ की जरूरत होती है इसमें, या एग्जैक्टली डेटा आपको करने की जरूरत नहीं। चलिए, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 4 पॉइंट कितनी 10 के करीब। कितनी वैल्यू आ रही है, 4.10 के करीब। और इसको अगर मैं डिजोल्व सॉल्व कर दूं तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 2.74 के करीब। कितनी वैल्यू आ रही है, 2.74 के करीब आ रही है। अब इसका हमें क्या करना है, अब इसका हमें करना है कन्वर्जन किसमें, सिंपल रेशियो में। तब ये सर सिंपल रेशियो कैसे निकलेगा, जो भी हमने रेशियो निकाला है उसका आपको सिंपल रेशियो निकालना है। अब सिंपल रेशियो जो है वो किस तरह से निकलेगा, इनमें से जो भी सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट है, इनमें से जो भी सबसे स्मॉल डिजिट है उनको सभी में क्या कर दो, डिवाइड कर दो। क्या करना है आपको, उनको सभी में डिवाइड करना है। चलिए, क्या डिवाइड हो क्या आएगा देखें, तो सिंपल रेशियो में 4.10 डिवाइडेड बाय आ रहा है 2.74। ठीक है, फिर आ रहा है आपका 6.84 डिवाइडेड बाय कितना, 2.74। ठीक है, फिर आपके पास में कितना बेटा, 2.74, इसको भी डिवाइड करें उसी के नंबर से। ठीक है, तो हमने क्या किया, अब रेशियो में से सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट को डिवाइड कर दिया सभी से। जब आप इसको सभी डिजिट से डिवाइड करोगे तो इसकी कुछ वैल्यू आएगी, जैसे इसकी वैल्यू आएगी कितनी बेटा 1.5 के करीब आएगी। इसकी वैल्यू अगर आप देखें तो इसकी वैल्यू आ रही है कितनी, 2.5 के करीब। और इसकी वैल्यू जो है वो कितनी आ गई आपके पास में, 1 आ गई। अब इसके अकॉर्डिंग में देखूं तो मैं फिर फॉर्मूला कुछ इस तरह से लिखूंगा ना कि हाँ, कार्बन जो है वो मेरे पास कितने हैं, 1.5 है। हाइड्रोजन जो है वो कितने हैं, 2.5 है। और ऑक्सीजन जो है वो कितना है, 1 है। यही मतलब निकल रहा है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ होता, ऐसा तो मैं कभी भी कहीं भी फॉर्मूला लिखा हुआ देखा है क्या, नहीं। नॉन स्टोइशियोमेट्रिक फॉर्मूला अपन जनरली लिखते नहीं है, तो हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा कंप्लीट नंबर में। और जब आप इसे कंप्लीट नंबर में कन्वर्ट करना चाह ही रहे हैं तो अब हम देखते हैं कि किस तरह से आप इसको कंप्लीट नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, एक पर्टिकुलर डिजिट, एक पर्टिकुलर रैंडमली जो डिजिट आपकी इच्छा हो उस डिजिट से आप इसको क्या करें, मल्टीप्लाई करें। देखिए, तो अगर 1.5 में मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आ गया आपका 3। और अगर एक में मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो सेम डिजिट का सभी में मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि सिंपल रेशियो होता है। एम्पिरिकल फॉर्मूला जो है वो क्या होता है बेटा, सिंपल रेशियो होता है। अगर आपने एक में मल्टीप्लाई किया, दूसरे में मल्टीप्लाई नहीं किया, तो इसका मतलब ये है कि आपने एक एलिमेंट का रेशियो बढ़ा दिया और दूसरे एलिमेंट का रेशियो उतना ही रहने दिया, जो कि गलत आंसर देगा। ठीक है, जो आपको क्या देगा बेटा, एकदम रॉन्ग आंसर देगा। चलिए, तो ये जो टेबल है इससे आपने क्या निकाला, क्या इससे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गया, नहीं, इससे क्या आया है, एम्पिरिकल फॉर्मूला आया है। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया आपके पास में कि कार्बन जो है वो कितने हैं, 3 है ना। कार्बन जो है वो कितने हैं, 3 है। और हाइड्रोजन आ गए 5 और ऑक्सीजन आ गए कितने, 2। कार्बन 3, हाइड्रोजन 5, ऑक्सीजन कितने, 2। चलिए, इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, तो इसके बाद आप इसका लिख लो फॉर्मूला। तो हमारे पास में आ गया एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया। और एम्पिरिकल फॉर्मूला में कार्बन 3 है, हाइड्रोजन 5 है और एक जो है वो क्या है, ऑक्सीजन आ रहा है, एक ही आ रहा है। ऑक्सीजन जो है वो कितने आ रहे हैं आपके पास में, 2, 3, 5, 2 आ रहा है। ठीक है, तो 3, 5 और ऑक्सीजन जो है वो कितने आ गए आपके पास में, 2 आ गए। चलिए,
अब हमें भी पता है कि अगर मुझे कैलकुलेट करना है, अगर मुझे कैलकुलेट करना है क्या, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल्स टू क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, एन इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला, एम इंटू क्या होता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है। बस तो फिर अब हमें वैल्यू निकालना पड़ेगी किसकी, एन की। तो आप ही बताओ, एन की वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, एन की वैल्यू निकालने के लिए हमें या तो मोलर मास होना चाहिए या मोलिकुलर फॉर्मूला मास होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, मोलिकुलर फॉर्मूले का मास लेंगे और उसको इम्पीरिकल वाले फॉर्मूले के मास से डिवाइड कर देंगे। तो इम्पीरिकल मोलिकुलर फॉर्मूले दोनों के मास की रिक्वायरमेंट है। चलो, हाँ, इंपिरिकल फॉर्मूला मास तो हम सीधा या डायरेक्टली या इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास में फॉर्मूला है। तो ये आ गया C3, तो कार्बन कितने हो गए, एक एटॉमिक का मास प्लस 3 कर दूं, एक हाइड्रोजन का 1, और टोटल कितने है ये, एक हाइड्रोजन का जो है वो कितना होता है 1, और टोटल कितनी संख्या में प्रेजेंट है ये 5 में। तो आप इसको लिख दो 1 इंटू कितना 5 प्लस 1 इंटू कितना लिख दो 5 लिख दो प्लस, और क्या बचा अब आपका, ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, टोटल ऑक्सीजन कितने हैं बेटा 2 है। ठीक है, तो यहाँ से आ गया आपका 36 प्लस 5 प्लस कितना हो गया, ये 32 हो गया। ठीक है, अब आप इसको क्या करें, जोड़ लीजिए। तो ये हो गया 2 5 7 7 14 3 3 3 6 और 7, तो ये आ गया आपके पास में कितना 73 आ गया। ठीक है, तो आपके पास में इंपिरिकल फॉर्मूले का मास आ चुका है। तो ये हो गया आपके पास में इंपिरिकल फॉर्मूला मास। अब क्या होगा, अगर मेरे पास इंपिरिकल फॉर्मूला मास आ गया तो अब मुझे जरूरत है सिर्फ किसकी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास की। तो कहीं ना कुछ हिंट जो है वो आपको गिवन होगी जिससे आप क्या निकाल सकते हैं, मास निकाल सकते हैं। तो उसने क्या दिया था इस बार, अब की बार दिया था उसने वेपर डेंसिटी। तो हमें पता है ना कि मोलिकुलर फॉर्मूला मास या मोलिकुलर मास इक्वल्स टू क्या होता है, तो 2 इंटू वेपर डेंसिटी होता है। चलो भैया जी, तो 2 आ गया, वेपर डेंसिटी गिवन है आपको, कितनी वेपर डेंसिटी गिवन है 73। ठीक है, तो 73 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 2 इंटू कितना हो गया 73, मल्टीप्लाई मत करो डायरेक्ट कट ही जाएगा तो क्या मतलब है ना। चलिए, तो मोलिकुलर फॉर्मूला मास आ गया आपके पास में 2 इंटू 73, और इंपिरिकल फॉर्मूले का मास कितना है 73, ये 73 से ये 73 कैंसल, कितना आ गया भाई 2 आ गया। ठीक है, तो आपके पास में वैल्यू आ गई है किसकी, एन की, और वो एन की वैल्यू कितनी है भाई 2, और इंपिरिकल फॉर्मूला आया है आपके पास में कितना C3H जो है वो कितना है 5, ऑक्सीजन जो है वो कितने हैं 2 है। तो अब आपको क्या करना है, सिंपली आपको मल्टीप्लाई ही तो करना है। बताए फिर मोलिकुलर फॉर्मूला इसका एग्जैक्टली आंसर वाला क्या आ सकता है। तो पहले कार्बन 3 थे, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितने बन जाएंगे 6, फिर आपके पास में 5 थे, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा कितने हो गए 10, फिर ऑक्सीजन आपके पास में 2 थे, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं कितने हो गए 6। तो अब हमारे पास में ये आ गया क्या, इसका मोलिकुलर फॉर्मूला। चलो, कौन सा आंसर होगा, इसमें ऑक्सीजन दिख रहे हैं कितने 4, ऐसा एक ही दिख रहा है फिलहाल। तो ये जो है ये क्या हो गया आपका राइट आंसर, ये जो है ये क्या हो गया बेटा इसका राइट आंसर हो चुका है। ठीक है, कर लोगे। ये जो है ये बहुत ही ज्यादा डिटेल में पूछा हुआ है ना, मतलब उसने परसेंट भी पूरा नहीं दिया हो, है ना, वेपर डेंसिटी दे दी मोलिकुलर मास की जगह पर, तो सबसे ज्यादा लेंदी क्वेश्चन है तो कुछ इस तरह से पूछ सकता है। ठीक है, तो ये फाइनली क्या हुआ इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट देखें, अगर इस तरह की चीजें हो जिसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है, सिर्फ एम्पिरिकल फॉर्मूला ही पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आप सॉल्व कर सकते हैं वैसे तो। ठीक है, हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि अगर आपसे क्या पूछा जा रहा है बेटा, एम्पिरिकल फॉर्मूला ही पूछा जा रहा है सिर्फ।
तो आप हमारी ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हो इसको ना। चलो, वो बोल रहा है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें 78% किसके द्वारा है, बाय मास, और वो कौन है, कार्बन, एंड रिमेनिंग परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। चलो, यहाँ तो इसने बोल दिया है कि बचा हुआ जो परसेंटेज है वो किसमें है, बचा हुआ परसेंटेज जो है वो किसका है, तो वो हाइड्रोजन का है। मतलब आप ये करोगे फिर कि दो एलिमेंट का ही है, तो दिख ही रहा है हमें ऑप्शंस में, दो ही एलिमेंट जो है वो क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। ठीक है ना, 2021 का क्वेश्चन से शायद, है ना, 2021 का क्वेश्चन से अभी आया हुआ रिसेंटली। चलिए, तो आप बोलोगे कि आपके पास में दो चीजें हैं, एक जो है वो क्या है, यहाँ पे कार्बन का परसेंटेज है, एक जो है वो क्या है आपके पास में यहाँ पर कार्बन का परसेंटेज गिवन है, और वो भी कितना है बेटा, 78%। तो फिर उसने बोला है कि परसेंट रिमेनिंग पार्ट जो है वो किसका है, हाइड्रोजन का है। तो हाइड्रोजन का परसेंटेज क्या करूंगा मैं, 100 माइनस क्या करूंगा, 78, यानी कि 22% जो है वो किसका आ गया आपका, 22% जो है वो किसका आ गया, हाइड्रोजन का आ गया। या तो आप पूरी टेबल बनाओ जो भी हमने करी थी, या फिर मैंने आपको एक और फॉर्मूला बताया था कि किसी एक एलिमेंट का परसेंटेज, है ना, जिसको हमने क्या बोला था, मास परसेंटेज के नाम से निकाला था। तो मास परसेंटेज ऑफ कार्बन, मास परसेंटेज ऑफ कार्बन इक्वल्स टू, या रेशियो निकालते हैं हम इसमें। तो यहाँ पे दो एलिमेंट कौन कौन से ले रहा हूं मैं, एक तो एलिमेंट ले रहा हूं कार्बन, और एक एलिमेंट हमारा कौन सा हो गया यहाँ पर, हाइड्रोजन। तो दो एलिमेंट का क्या निकालना है मुझे, इंपिरिकल फॉर्मूला ही। हाँ, तो इक्वल्स टू में क्या होता है, इक्वल्स टू में नंबर किसके, कार्बन के निकालूंगा मैं, मल्टीप्लाई कर दूं इसके एटॉमिक मास से, ऐसे ही नंबर किसके, हाइड्रोजन के, और इसमें भी हम क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें किसका, हाइड्रोजन के एटम्स का मास का। ये हो गया। अब इसमें क्या होगा चीजें, अब इसमें क्या होगा, मास परसेंटेज हमें तो जो चाहिए वो रेशियो चाहिए किसका, नंबर्स का। तो आप इसी के रिस्पेक्ट में फॉर्मूला लिख ले, तो नंबर ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ हाइड्रोजन, इनको ये रहने दो, इनको भेजो। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका परसेंट किसका, कार्बन का, डिवाइडेड बाय यहाँ पे परसेंट लिखूंगा किसका, हाइड्रोजन का। ये तो यही है एज इट इज। अब ये इनटू हो गया एटॉमिक मास किसका, हाइड्रोजन का, और डिवाइड में आ गया एटॉमिक मास किसका, कार्बन का। चलो भाई, परसेंट ऑफ कार्बन गिवन है आपको कितना, 78। ठीक है, कितना गिवन है, 78, इंटू कर दो किससे, 1 से, और हाइड्रोजन का परसेंट है 22, इंटू कर दूं किससे, कितने से इंटू कर दूं, 12 से। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करें। तो ये 78 में मल्टीप्लाई कर दो 22 इंटू 12 का, तो इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो ये आ रहा है आपके पास में 264। ठीक है, अब आप इसको क्या कर सकते हैं, राउंड ऑफ भी सॉल्व कर सकते हैं। अभी हमने बात की थी, रेशियो है सिंपली, तो थोड़ा बहुत रेशियो कम ज्यादा हो पॉइंट का तो कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है ना। तो इसको आप एवरेज क्या मान लो, इसको मान लो आप 80, है ना। तो ये और भी बहुत क्या हो जाएगा, कम, ऊपर वाला कम किया, नीचे वाला भी कम ही हो जाएगा फिर तो। हाँ, तो 8 थ्रीजा कितना होगा, 240, है ना। तो आप इसको क्या मान लो, 80 थ्रीजा 240, मतलब 1 बाय क्या मान लो, 3 मान लो। मतलब कार्बन का जो रेशियो है वो 1 है, और हाइड्रोजन का जो रेशियो है वो 3। मतलब कार्बन और हाइड्रोजन किस रेशियो में प्रेजेंट है बेटा, यहाँ पर कार्बन एंड हाइड्रोजन जो है वो 1:3 में प्रेजेंट है। ठीक है, तो 1:3 वाला आंसर हो गया हमारा कौन सा, CH3। कार्बन 1, हाइड्रोजन जो है वो कितने हो गए, 3 हो गए। ठीक है बेटा, तो आप इस तरह से इस फॉर्मूले से भी डायरेक्टली निकाल सकते हैं, है ना। इस तरह से आप इस फॉर्मूले से भी डायरेक्टली वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखें, सिर्फ ये क्या वैल्यू देगा आपको, रेशियो की वैल्यू देगा, मतलब आपको इंपिरिकल फॉर्मूला बता सकते हो। अगर कहीं एग्जाम में डायरेक्टली इंपिरिकल फॉर्मूला पूछा है तो आप इससे सॉल्व कर सकते हैं। चलो भाई, नेक्स्ट बोल रहा है वो एक कंपाउंड कंटेनिंग 34.8% कौन है, ऑक्सीजन, 52% कार्बन एंड 13% हाइड्रोजन है। इतना इतना दे रखे हैं, हाइड्रोजन दिया है यहाँ पे आपको, ऑक्सीजन दिया है यहाँ पर आपको, है ना, ऑक्सीजन गिवन है कितना, और कार्बन भी दिया है आपको, और सारी चीजें गिवन है, तो परसेंट जोड़ के देख लो। तो 34, 13
52 अराउंड 100 है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अराउंड कितना हो बेटा, 100 हो तो कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब इसमें अगर मुझे वो ट्रिक अप्लाई करना हो तो मैं कैसे अप्लाई करूं? अगर मुझे इसमें वो ट्रिक अप्लाई करना है तो हमारे पास में तो रेशियो किन्हीं भी दो एलिमेंट्स का आता है, किन्हीं भी दो एलिमेंट्स का रेशियो आता है। लेकिन इस फॉर्मूले में अगर हम देखें तो हमारे पास एलिमेंट कितने हैं, 3 है। तो अब मैं क्या करूं, उसको किस तरह से सॉल्व करूं? भाई अगर आप टेबल बनाएंगे तो टाइम कंज्यूमिंग वाली चीजें हो गई, तो उसको अगर आपको शॉर्ट में करना है तो दो एलिमेंट का रेशियो निकाल के देख सकते हैं आप, उसमें कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास एलिमेंट अगर 3 है तो आप क्या करें, आप ऐसे एलिमेंट को सिलेक्ट कर लो ऑप्शंस में से जिनके वेरिएशन आ रहे हैं। जैसे यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन में रेशियो दिख रहा है चेंज, लेकिन ऑक्सीजन में कोई चेंज नहीं है। मतलब आप किसका रेशियो ले लो, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन का ले लो, इससे सॉल्व कर लो आप। किससे सॉल्व कर लो, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से ही आप क्या कर लें, सॉल्व कर लें, तो उससे भी पता चल जाएगा। चलिए, तो क्या हो गया आपके पास में, परसेंट ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय क्या करूंगा, परसेंट ऑफ हाइड्रोजन करूंगा। ऊपर मास लिखूंगा हाइड्रोजन का और नीचे मास लिख दूंगा किसका, कार्बन का। ये मुझे किसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा, कितने नंबर है किसके, कार्बन के, और कितने नंबर है किसके, हाइड्रोजन के। ठीक है बेटा, चलो। तो कार्बन का जो परसेंट है वो कितना है, वो परसेंट है आपका 52.2%। और हाइड्रोजन का जो परसेंट है वो कितना है, 13। हाइड्रोजन का जो परसेंट है वो कितना है, 13.0 है, मतलब वो ये 30%। ये रेशियो आ गया, और यही रेशियो आपको बता देगा कि कार्बन कितने हैं और हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट है। कार्बन कितने हैं और हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट थे। चलो, डिवाइड करके देख लो, आप राउंड अप भी करोगे तो भी काम चल जाएगा। अगर आप, क्या बोल रहा हूं मैं, राउंड अप भी करोगे तो भी काम जो है वो चल जाएगा। चलो देखते हैं मल्टीप्लाई करके इसको। तो अगर आप 12 में 30 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाता है आपका कितना, 156। मतलब नंबर ऑफ कार्बन और नंबर ऑफ हाइड्रोजन का हम क्या निकाल रहे हैं, रेशो। ऊपर आ चुका है आपके पास में 52.2, और नीचे अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये आएगी वैल्यू लगभग 156 के करीब। चलो, राउंड ऑफ में काट लो, या 150 या 50 से कर लो इसको, तो 53 हो जाएगा। मतलब 1 डिवाइडेड बाय जो है वो कितना आएगा बेटा, 3। तो यहाँ से क्या पता चल गया, यहाँ से आपके पास में रेशियो आ गया किसका, कि कार्बन और हाइड्रोजन किस किस रेशियो में प्रेजेंट है। कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो किस किस रेशियो में प्रेजेंट है। तो आपके पास में कार्बन और हाइड्रोजन का क्या आ चुका है, रेशियो आ चुका है 1:3 है। तो बस आपको इसी के अकॉर्डिंग देख ले फिर, कार्बन जो है वो कितना है 1, हाइड्रोजन जो है वो कितना है 3। मतलब ऐसा फॉर्मूला सिलेक्ट कर ले जिसमें रेशियो जो है वो कितना चल रहा है, 1:3 का रेशियो चल रहा है। यहाँ 2:1 का चल रहा है, यहाँ 3:5 का चल रहा है ना, और वहां पे 1:2 का चल रहा है। 1:3 का रेशियो किस में आ रहा है, सिर्फ सी वाले, है ना। इंपिरिकल फॉर्मूला क्या होता है बेटा, रेशियो होता है। तो ये भी ध्यान रखिए कि जो आपका एग्जैक्टली रेशियो आ रहा है उसमें अगर मैं किसी डिजिट का मल्टीप्लाई करूं तो भी चलते जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर हम किसका मल्टीप्लाई कर ले, यहाँ पे 2 डबल कर दें इसको, रेशियो ही तो है, डबल करोगे तो कितना आएगा, 2:6 आएगा। तो फिर आप चेक कर लो, क्या 2:6 से प्रेजेंट है किसी मोलिकुलर फॉर्मूला में या इंपिरिकल फॉर्मूला में, कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो। ठीक है बेटा, चलिए एक और कर लेते हैं। एन ऑक्साइड ऑफ मेटल एम कंटेन 40% बाय मास ऑफ ऑक्सीजन लिख रहा है, 40% बाय मास ऑफ ऑक्सीजन इसके द्वारा लिख रहा है, 40% बाय मास ऑफ ऑक्सीजन मेटल एम हैज रिलेटिव मास ऑफ 24, और इसका रिलेटिव मास भी दिया है आपको कितना, 24 है। वेरी गुड। फिर एन ऑक्साइड ऑफ मेटल्स, चलिए आपको देखना है इसका इंपिरिकल फॉर्मूला, क्या निकालना है आपको, इसका इंपिरिकल फॉर्मूला निकालना है। क्या करेंगे आप, इसमें देखो कि क्या क्या चीजें प्रेजेंट है। पहली चीज मेटल और ऑक्साइड है, तो मेटल और ऑक्सीजन वाला फॉर्मूला होगा।
अगर मेटल और ऑक्साइड है तो मेटल और ऑक्सीजन वाला फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं क्या सीधे? चलो यही वाला करो। तो आपको क्या देखना है कि कौन मेटल है और कौन ऑक्सीजन का रेशो। तो डायरेक्टली अगर आपको रेशो पता चल जाए तो काम हो जाएगा। चलिए, तो एक एलिमेंट आ गया कोई भी एक मेटल और एक एलिमेंट आ गया आपके पास में कौन, ऑक्सीजन। तो एलिमेंट मेटल एम जो है वो बाय मास से 40% है किसके, ऑक्सीजन के। तो ऑक्सीजन का कितना है, 40%। है ना, मेटल का कितना है आपका 60%। ये ध्यान रखें ना इसका। ठीक है, फिर हम क्या लिख देते हैं इसका एटॉमिक मास। तो मेटल का गिवन है आपको कितना 24, ऑक्सीजन का नहीं गिवन हो तो ध्यान रखें 16। अब हम क्या निकालेंगे इसमें, परसेंट। परसेंट निकालूंगा तो मैं क्या कर दूंगा 64 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 24, ये हो गया 40 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 60। ठीक है, 8 2 जा और ये 5 हो गया। तो ये कितना कर दूं मैं, ये या तो आ गया आपके पास में 10 डिवाइडेड बाय कितना कर दूं 4, या 5 डिवाइडेड बाय कितना होगा 2, यही होगा। तो 2.5 आ रहा है आपके पास में। हाँ एम, यहाँ पे कितना हो गया 6 से अगर हम डिवाइड कर दें इसको तो नहीं जाएगा। 6 से डिवाइड कर दो अगर आप इसको तो नहीं जाएगा। 12 से डिवाइड कर दो पर 12 से भी डिवाइड होके नहीं जाएगा। अच्छा, मैं 64 क्यों लिखा है भाई, ये कितना है आपका, ये तो 60 है ना, 64 थोड़ी ना, ये हो गया 60। हाँ, तो ये कितनी बार चले जाएगा 5। हाँ, और इसकी वैल्यू आ गई कितनी 2.5। यानी कि जो आपके पास में कंपाउंड गिवन है, यानी कि जो आपके पास में कंपाउंड गिवन है उसमें मेटल है और कौन है, ऑक्सीजन है। मेटल का भी रेशियो जो है वो 2.5, रेशियो 2.5 की आ रहा है। दोनों का रेशियो सेम है, मतलब फॉर्मूला आप देखो क्या क्या लिख सकता हो। और दोनों का रेशियो सेम है तो आप फॉर्मूला MO लिख सकते हो, आप फॉर्मूला M2O2 लिख सकते हो, आप फॉर्मूला M3O3 लिख सकते हो, आप फॉर्मूला M4O4 लिख सकते हैं। तो आप इससे रिलेटेड फॉर्मूला चेक कर लें। क्या आ रहा है, एमओ दिख रहा है हमें, बाकी में तो रेशियो अलग अलग है। तो सही आंसर हो गया इसका कौन सा बेटा, MO हो गया। ठीक है, तो ये हमने कर लिए क्या बेटा, एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन। एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से रिलेटेड क्या हो गया आपके पास में क्वेश्चंस भी आ गए। ठीक है, बाकी और प्रैक्टिस कीजिए ताकि इस टॉपिक को अच्छा बना सके आप। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।